जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। आपको इस चैनल से मैंने पहले भी अपने सत्संगों को शेयर किया है जो कि मेरी अपनी ज़िंदगी से थे। आज से मैं वो सत्संग भी शेयर कर रही हूँ जो कि गुरु जी के समय की संगत थी। मतलब कि गुरु जी जब फिजिकल रूप में मौजूद थे उस समय की जो संगत थी या है, उनके बारे में सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो जो मेरा पहला सत्संग है इस सिलसिले में, वो शेयर करने जा रही हूँ आरती आंटी का। तो मैं अपने सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। तो आंटी जी कहती हैं, मेरा विश्वास भगवान में व उसकी बनाई हुई दुनिया में कम ही था जब तक कि मैं भगवान को साक्षात फ्लैश और ब्लड में गुरु जी के फॉर्म में नहीं मिली थी। अपना अपना एक बिलीफ सिस्टम है। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें ईश्वर में शुरू से ही विश्वास होता है। तो ऐसा कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं है कि आंटी जी कह रही हैं कि मुझे भगवान में विश्वास नहीं था जब तक कि वो गुरु जी से नहीं मिली थी। तो गुरु जी की कृपा को शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे हमारी प्रेयर्स गॉड आंसर करता है, वैसे ही गुरु जी के सत्संग बोलने वाले और सुनने वाले को ब्लेस कर देते हैं और उनके जीवन में खुशियाँ लाते हैं। मैंने ये सुना कि ईश्वर हमें रिवॉर्ड्स देते हैं और हमें पनिशमेंट भी देते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि हमारे कर्मों के अनुसार अच्छे कर्म तो रिवॉर्ड्स, बुरे कर्म तो पनिशमेंट। लेकिन मैंने देखा है और ये महसूस भी किया है कि गुरुजी हमारे बुरे कर्मों को अपनी दया की आग में जला देते हैं, जिससे हमें बेटर और ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ मिल जाए। तो ऐसा आंटी जी अपने विचार उन्होंने प्रस्तुत किए हुए हैं। तो वो आगे कहती हैं कि जब मैं 11th में थी तो गुरुजी के पहली बार दर्शन किए थे। और वो कहती हैं कि मैं हालांकि पंजाब में पैदा हुई हूँ, लेकिन हम शुरू से ही नोएडा में रहते थे और हमारे घर में पंजाबी ज़्यादा बोली नहीं जाती थी, इसलिए मेरा परिचय पंजाबी से बहुत ही कम था। और आपको तो पता ही है कि गुरुजी तो पंजाबी के माहिर थे, क्योंकि वो पंजाब से ही थे। इसलिए तो जो भी वो बोलते तो वो शब्द आंटी जी को समझ नहीं आते थे। और एक वो बहुत तेज़ भी बोलते थे, तो बहुत लोगों को वो शब्द समझ नहीं आते थे। आंटी जी आगे कहती हैं, लेकिन फिर भी मेरी हर क्वेरी का आंसर मिलता था और यह बहुत ही अद्भुत था। और यह जो अनुभव था आंटी जी को पहले ही विज़िट के साथ होना शुरू हो गया था, जब वो पहली बार गुरु जी को मिली। तो इससे उनका विश्वास जो था वो गुरु जी में और मजबूत होता चला गया। अब उनका जो पहला उनका जो इंस्टेंस है उसके बारे में वो कहती हैं कि मेरा अनुभव गुरु जी की कृपा में तब और पक्का हो गया जब एनुअल डे के फंक्शन में मुझे एक ओपनिंग स्पीच कर कहने के लिए कहा गया। हालांकि मैं यह सब रेगुलरली पहले से ही करती आ रही थी, लेकिन इस बार फंक्शन का चीफ गेस्ट एक सीनियर ऑफिसर था। अब संगत जी आप भी जानते ही हैं कि कोई बहुत बड़ा आदमी अगर किसी फंक्शन में आ रहा है तो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट हो जाता है माइंड पे। तो ऐसे ही आंटी जी को भी हुआ। तो हालांकि वो पहले से ही ये सब स्टेज फियर नहीं था, पर स्टिल उनको ऐसा लग रहा था कि अब मैं कैसे करूं। तो उन्होंने जब अपनी स्पीच दी, अपनी स्पीच को कंक्लूड किया,
तो सब तरफ से ताली बजने लगी। इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले उनको कि वो जैसे ही स्टेज से नीचे आई, सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स, सबके फेस पर वो सिर्फ एक सरप्राइज देख रहे थे। और उन्होंने कहा कि तुम्हारी स्पीच देने के समय ऐसा लग रहा था कि तुम नहीं, कोई और बोल रहा था। यू वर ट्रांसफॉर्म्ड। और भी बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे तब मिला जब चीफ गेस्ट की एड्रेसिंग स्पीच भी मेरे ही शब्दों के इर्द गिर्द घूम रही थी, क्योंकि उन्होंने आरती आंटी के कंक्लूडिंग वर्ड्स को ही अपना कंक्लूजन बनाया था। और इससे भी बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि हर कोई जो भी मुझे जानता था या मुझे नहीं जानता था, सब कोई बड़े ही सरप्राइज्ड थे। लेकिन मुझे सब पता था, मुझे अनुभव हो गया था कि ये सब मेरे करने से नहीं हुआ है, ये सब गुरुजी ने ही किया है। क्योंकि मैं तो वही थी, लेकिन गुरुजी मेरे जीवन में या मैं उनके द्वारा उनके पास लाई गई थी। उनसे मिलना ट्रांसफॉर्म कर गया आरती आंटी के जीवन को। इनफैक्ट जिस मोमेंट पर उन्होंने स्पीच देना शुरू किया, उनके अंदर एक अलग ही एनर्जी पैदा हो गई। इस एनर्जी की वजह से जो स्पीच था उसको आरती आंटी ने एक पंच के साथ डिलीवर किया, और उसने उस स्पीच को बिल्कुल अलग तरीके से, अलग लेवल पे वो चली गई। आगे आंटी जी लिखती हैं, गुरुजी मेरे साथ स्कूल में कई बार रहते थे। अक्सर मुझे उनकी रोज़ी फ्रेगरेंस महसूस होती थी। आगे आंटी जी कहती हैं, गुरुजी ने मुझे 12th क्लास में भी बड़ी हेल्प की। 12th क्लास में मुझे लग रहा था कि पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है। आपको तो पता है कि कैसे बच्चे जब 12th में पहुंचते हैं तो एक्स्ट्रा ही प्रेशर उनको फील होता है, क्योंकि उनको मार्क्स लाने हैं, आगे उनको प्रोफेशन चूज़ करना है या प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाना है, अपनी स्टडीज़ को आगे बढ़ाना है, तो नेचुरली वो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे ही आरती आंटी को भी लग रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि प्रसाद लेते हुए जब गुरुजी के पास पहुँचे थे, तो उन्होंने पूछा कि तूने कौन कौन से सब्जेक्ट लिए हुए हैं 12वीं की क्लास में। तो मैंने उनको कहा कि मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ। तो उन्होंने मुझसे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए। उन्होंने मुझसे क्रेडिट कंट्रोल के बारे में पूछा, और मैं आंसर जानते हुए भी गुरुजी के सामने ब्लैंक हो गई। मैं उनको कोई आंसर नहीं दे पाई। ये होता है गुरुजी के सामने, शायद हम लोग कहते तो हैं हमारे सामने गुरुजी हर वक्त आए, लेकिन लगता है कि जब गुरुजी सचमुच में अगर सामने आ जाए तो हम उनसे नज़र भी नहीं मिला पाएंगे। जय गुरुजी। गुरुजी ने कन्वर्सेशन को कंक्लूड करते हुए मुझे पढ़ाई में सीरियस होने के लिए कहा। उस वक्त तो मुझे पता नहीं चला था कि क्या हुआ, क्यों गुरुजी ने ऐसा सब कहा। लेकिन कुछ महीने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि गुरुजी ने क्या किया था। गुरुजी ने अपने शब्दों से मुझे इकोनॉमिक्स में स्पेशल अटेंशन लेने के लिए कहा था, ताकि जो कुछ टाइम बाद होने वाला है वो मेरे साथ में जब होगा तो मैं उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहूं। सेशन का अभी सेकेंड हाफ हुआ ही था कि हमें इकोनॉमिक्स खुद से स्टडी करना पड़ा, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक्स का टीचर स्कूल छोड़कर चला गया था। लेकिन गुरुजी की वार्निंग मेरे साथ थी, तो मैं पहले से ही पढ़ाई में ध्यान दे रही थी, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। तो आई कुड अवॉइड द लास्ट मिनट ब्लूज एंड माई इकोनॉमिक्स was cleared with 97% मार्क्स। मुझे जब बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले थे तो गुरुजी के पास जाने व विज़िट करने का मौका थोड़ा कम हो गया। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि गुरुजी ने मुझे पढ़ने के लिए कहा था। 13 जनवरी को लोहड़ी थी और मैं अपने पेरेंट्स और भाई के साथ गुरुजी से मिलने
और उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए गुरुजी के पास गई। अब ये ऐसा इसलिए भी था कि मैं बोर्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म होने तक मैं दोबारा वहाँ पर नहीं जा सकती थी। मैं पढ़ाई में ज़्यादा बिज़ी होने वाली थी। अब वहाँ पे गुरुजी प्रसाद दे रहे थे, तो मेरी जब टर्न आई तो वो टॉफ़ीज़ दे रहे थे। इंस्ट्रक्शंस थे कि सारा प्रसाद वहीं पे ख़त्म करना है, पर टॉफ़ीज़ के मामले में थोड़ा एक्सेप्शन रहता था और आप उसको बाद में भी खा सकते थे। इसलिए मैंने प्रसाद का कुछ हिस्सा खाया और कुछ बाद के लिए रख लिया। यानी कि आंटी ने वहाँ पे कुछ टॉफ़ीज़ खा ली और कुछ अपने साथ रख ली। मैंने गुरुजी के चरण छुए जाने से पहले। जब हम वहाँ से जाने की इजाज़त मांगते थे, यानी बिफोर टेकिंग लीव टू गो, जब मैं झुकने के बाद सीधी हुई तो गुरुजी ने एक स्वरूप निकाला और मुझे दे दिया। मैं बड़ी हैरान थी कि गुरुजी के पास फोटोग्राफ्स का तो पैकेट था ही नहीं। वो फोटो कहाँ से आई, गुरुजी ने कब उसको लाकर कब कब उसे प्रकट करके मुझे दे दिया, मुझे भी नहीं मालूम पड़ा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वो जो चाहते हैं सो करते हैं। मैं बड़ी खुश हुई क्योंकि गुरुजी का फोटो स्वरूप एक बड़ा ही कीमती पोजीशन है। जो गुरुजी ने किया था उसका सीक्रेट वापस आते ही फील होना शुरू हो गया। मैंने जब फोटो स्वरूप को पकड़ा तो उसमें से बड़ी ही प्यारी सी खुशबू आ रही थी और उनकी खुशबू फोटो स्वरूप से मेरे पूरे एग्ज़ाम्स के दौरान आती रही। मैं फोटो स्वरूप को एग्ज़ाम्स में भी अपने साथ लेकर के जाती रही। लास्ट एग्ज़ाम्स के बाद जब मैं घर आई तो खुशबू डिसअपियर हो गई। वो पता नहीं कैसे ख़त्म हो गई। जैसे कि गुरुजी ने स्पेशली इस फोटो स्वरूप को एग्ज़ाम्स में हेल्प करने के लिए ही दिया था। मैंने उस रात को अपनी बची हुई टॉफ़ीज़ को जो प्रसाद में गुरुजी ने दी थी, जब गिना, उनको काउंट किया तो मैंने 12 टॉफ़ियाँ अभी तक खा ली थी और मेरे 6 एग्ज़ाम्स हुए थे। यानी मैंने हर एग्ज़ाम में 2 टॉफ़ी खाई थी। तो टॉफ़ीज़ प्रसाद और गुरुजी का फ़ोटो स्वरूप की ब्लेसिंग्स के साथ और गुरुजी की रोज़ी फ्रेगरेंस के साथ मैं बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ पास हुई और मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बेस्ट कॉलेज में आगे एडमिशन मिल गई। संगत जी, यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी कि कितने खुशकिस्मत थे वो लोग जिन्होंने कि गुरुजी से अपनी छोटी से छोटी ज़िंदगी में आई हुई हर चीज़ के लिए मदद पाई। वो ब्लेसिंग्स वो जब दे देते थे तो उन्हें कितना कैसा लगता होगा, दैट वी कैन फील ओनली। आई रियली थिंक कि हम भी उस टाइम पे होते तो हमें भी वो सब महसूस होता। बहुत लकी थे ये लोग, बहुत लकी। और ये संगत बेशक अपने आप को कहते हैं कि नहीं, पुराने सत्संगी और नए सत्संगी में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन एक फ़र्क तो है कि उन्होंने गुरुजी को छुआ है, उनके चरण स्पर्श किए हैं, उनको हर वक्त महसूस किया है। महसूस तो खैर हम लोग भी बहुत ज़्यादा करते हैं। हम लोग तो खैर नई संगत में आते हैं तो उनसे प्यार उतना ही है। चलिए, जय गुरु जी, आगे शुरू करते हैं। आरती आंटी अपना एक और सत्संग शेयर करती हैं आगे। वो कहती हैं, एक बार गुरुजी ने डिसाइड किया कि वो अपने कुछ डिवोटीज़ के साथ गुड़गांव के एक होटल में जाएंगे और उन्होंने मुझे भी साथ चलने को कहा। तो थोड़ी देर बाद हम ब्रिस्टल होटल में थे और क्योंकि मैं सबसे छोटी थी तो गुरुजी के अटेंशन मुझे बहुत मिल रही थी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि यह गुरुजी की मर्जी थी, उनकी कृपा थी कि वो आप पर ये बरसाना चाहते थे, इसीलिए आपको अटेंशन मिली। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आगे आंटी लिखती हैं, गुरुजी तेजी से चलते हुए होटल के टेरेस पर गए और वहाँ एक जगह पर बैठकर संगत के लिए कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर की। बड़ा मज़ा आ रहा था। कोल्ड ड्रिंक्स के साथ स्नैक्स भी थे।
और बाद में आइसक्रीम भी। अब वापसी में जब सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ रहे थे तो गुरुजी ने स्पेशली मेरे बारे में पूछा और उन्होंने मेक श्योर किया कि मैं अपने घर पे कंफर्टेबली पहुंच जाऊं। अब संगत जी, बीच में गुरुजी के आश्रम में हमें रुकना था। वहाँ पर पूछकर वहाँ पर पहुँचने के बाद सॉरी संगत जी, वहाँ पर पहुँचने के बाद गुरुजी ने पूछा कि कैसा लगा ये सब। तो इट वॉज एब्सोल्यूटली वंडरफुल। गुरुजी ने मुझसे पूछा कि मैंने क्या आइसक्रीम खाई कि नहीं खाई। तो मैंने कहा मेरा गला खराब था, सोर थ्रोट होने की वजह से मैंने आइसक्रीम नहीं खाई। तो उन्होंने कहा तुम्हें आइसक्रीम खानी चाहिए थी क्योंकि इससे मेरा थ्रोट ठीक हो जाता। तो बाद में मैंने महसूस किया कि मेरा गला तो गुरुजी के काइंड वर्ड्स से ही ठीक हो गया था, उनके शब्दों से ही ठीक हो गया था। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। इसके बाद मुझे कभी सोर थ्रोट नहीं हुआ, जो कि मुझे हर साल एक बार तो कम से कम परेशान करता ही था। गुरुजी की असीम कृपा, प्यार और केयर एक और दिन भी मैंने महसूस की। एक दिन हम संगत में बैठे हुए शब्द सुन रहे थे और गुरुजी के प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करने की वेट कर रहे थे। गुरुजी की जब इंस्ट्रक्शंस हुई कि प्रसाद लेकर के आइए तो उनके पास आकर ला करके प्रसाद रखा गया। अब गुरुजी ने मेरी साइड से ही प्रसाद बांटना शुरू किया। इनफैक्ट मैं फर्स्ट थी प्रसाद लेने के लिए। जैसे ही मैंने प्रसाद लिया, सरप्राइजिंगली उन्होंने पंजाबी में कहा कि एंजॉय करो, तुम्हारा बर्थडे है आज। संगत जी, किसी को भी ये नहीं पता था कि मेरा उस दिन बर्थडे था और मेरी फैमिली में से भी किसी ने उनको नहीं बताया था। वो बर्थडे मेरा बेस्ट यादगार बर्थडे था। आंटी जी, सच में आप बहुत लकी हैं कि गुरुजी को आपका इतना ज़्यादा ख्याल था। शुक्राना गुरुजी। आरती आंटी ने एक और सत्संग शेयर किया है और वो कहती हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद मैं कुछ टाइम के लिए स्टडी नहीं कर रही थी। तो गुरुजी ने मुझसे सिम्बायोसिस से कॉरेस्पॉन्डेंस से एमबीए करने के लिए कहा। अब सिम्बायोसिस मैनेजमेंट का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट। जो लोग सत्संग सुन रहे हैं या उनके बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब जानते हैं इस बारे में कि सिम्बायोसिस अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया इंस्टीट्यूट है एमबीए की स्टडीज़ के लिए। तो आंटी ने अपना एक फॉर्म भरा और एडमिशन टाइमली उसी सेशन में हो गया क्योंकि गुरुजी ने उनसे कहा, तो वो सब होना ही था। एग्जामिनेशन के लिए उन्होंने साउथ दिल्ली सेंटर को भरा क्योंकि ये उनके घर के पास था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, आंटी जी कहती हैं कि जब मेरा एडमिट कार्ड आया तो उसमें मेरा एग्जामिनेशन सेंटर दिल्ली से काफ़ी दूर अलॉट हुआ था और मेरे डैडी ने भी सेंटर चेंज करवाने के लिए बड़ी कोशिश की। लेकिन हमें पुणे हेडक्वार्टर से बताया गया कि एक बार जो सेंटर एलोकेट हो जाता है वह चेंज नहीं कर सकते। अब एग्ज़ाम्स जो थे वो सक्सेसिव डेज पर थे, तो डेली 45 किलोमीटर आना जाना घर से बहुत मुश्किल था। इसलिए मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास रहने का प्लान किया क्योंकि उनका जो रेजिडेंस है वो सेंटर से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर था। अब प्रॉब्लम यह थी कि अगर मैं ग्रैंड पेरेंट्स के पास नोएडा शिफ्ट होती हूँ तो गुरुजी के दर्शन के लिए जाना इम्पॉसिबल था। किसी तरह से मैंने फर्स्ट एग्ज़ाम दिया, लेकिन सेकंड एग्ज़ाम से पहले ही मैं इतनी अपसेट हो गई कि मैंने सोचा कि बाकी के एग्ज़ाम्स में स्किप कर दूंगी। मैं रोई और गुरुजी की ग्रेस के लिए वेट करने लगी, उनकी कृपा के लिए वेट करने लगी ताकि मैं इस सिचुएशन से बाहर आ सकूं। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो तो एक्सपेक्टेशन से परे था। अब क्या हुआ संगत जी, मैं आपको आगे बताती हूँ।
अगले दिन जब सब स्टूडेंट्स एग्जाम्स में लिख रहे थे तो एक फैकल्टी मेंबर आया और उसने पूछा कि क्या कोई ऐसा है जो कि ऑल्टरनेटिव सेंटर को चूज़ करना चाहता है। अब इस लिस्ट में जो कि सेंटर्स की लिस्ट थी उसमें वो वाला सेंटर भी था जो कि मैंने पहले ट्राई किया था। मैंने तो बड़ा शुक्र किया गुरुजी का और जल्दी से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया। एग्ज़ाम के बाद उस फैकल्टी मेंबर ने बताया कि इस सेंटर में स्पेस क्रंच हो रहा था, जगह कम पड़ रही थी, इसलिए स्टूडेंट्स को के लिए जब जगह कम पड़ रही थी तो उन्होंने और सेंटर्स को एलोकेट किया। तो मुझे एग्ज़ाम्स के दौरान बीच बीच में गुरुजी से मिलने का मौका मिल गया। तो मेरा सेंटर चेंज हो गया और ये मुझे कंफर्म भी कर दिया गया। अब ये सब इतना ड्रामेटिक था कि इस ड्रामेटिक टर्न ऑफ इवेंट्स को गुरुजी के बिना कर ही कौन सकता था। किसी में भी इतनी ताकत थी ही नहीं। गुरुजी की पावर्स को समझ पाना हमारी समझ से परे है। कोई भी लॉजिक आप लगा नहीं सकते हैं, कोई भी लॉजिक नहीं लगेगा जब आप गुरुजी के पावर्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। आंटी एक और सत्संग बताती हैं कि एक दिन गुरुजी के आसपास संगत बैठी हुई थी और अचानक ही बड़ी जोर का अर्थक्वेक आ गया। जब वो भूचाल आया तो जिसको हम भूकंप बोलते हैं, तो सब चुपचाप बैठे रहे क्योंकि गुरुजी सामने ही गद्दी पर बैठे हुए थे। लेकिन जब ये थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए हुआ, 8 से 10 सेकंड्स के लिए हुआ, तो संगत में थोड़ी हलचल सी होने लगी। थोड़ा सा सब लोग डरने लगे। तो गुरुजी ने जब ये सब देखा तो उन्होंने अपनी एक लेग जो थी वो चेयर पर फोल्ड करके बैठे हुए थे उस वक्त, तो उन्होंने अपना एक पैर नीचे धरती पर लगा दिया। और हैरानी की बात कि इमीडिएटली सारा भूकंप का कंपन हट गया। आंटी आगे बताती हैं, एक बार गुरुजी बड़े मंदिर कुछ डिवोटीज के साथ गए जिसमें मैं भी थी। एंट्रेंस गेट पर कंस्ट्रक्शन हो रही थी और सीमेंट का पैच अभी बहुत गीला था। संगत की मूवमेंट के लिए एक लकड़ी का फट्टा लगाया हुआ था, प्लैंक लगाया हुआ था, जिससे क्रॉस कर रहे थे सब लोग और इसी को यूज़ कर रहे थे। लेकिन गुरुजी ने जब उससे क्रॉस करना था, उस पैच को क्रॉस करना था, तो उन्होंने उस प्लैंक को, उस फट्टे को, लकड़ी के फट्टे को इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने पैच के ऊपर से, सीमेंट के गीले पैच के ऊपर से ही क्रॉस किया। लेकिन हम सब हैरान रह गए ये देखकर कि गीली सीमेंट के पैच पर पैर का कोई भी निशान नहीं बना था। और जब हमने ये देखने के लिए कि क्या सच में सीमेंट गीला था, कहीं सूख तो नहीं गया, कि गुरुजी के पैर उसमें नहीं छपे, जब उंगली लगाई तो संगत जी वहाँ तो एक हल्के से प्रेशर से भी उंगली का निशान बन गया। अब आप ही बताओ, ये चमत्कार नहीं तो और क्या है? सच में ये चमत्कार ही है। संगत जी, मैंने और भी कई सत्संगों में सुना है कि गुरुजी ज़मीन के ऊपर चलते थे। मरकन अंकल के सत्संग में भी मैंने सुना है ये सब। और सच में ही ये बहुत ही अद्भुत बात है कि गुरुजी हमारे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अविश्वसनीय रूप से अद्भुत हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि आपने हमें चूज़ किया अपने पास बुलाने के लिए, अपनी शरण में लेने के लिए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। आरती आंटी का एक और सत्संग उनकी मैरिज का है। तो कहते हैं, जब हम दुख गुरुजी की शरण में आ जाते हैं तो हमारे सारे दुख मुसीबतें कुछ इफ़ेक्ट नहीं करते, सब कुछ गुरुजी ही सॉल्व कर देते हैं। हमारी नॉलेज बड़ी ही लिमिटेड है और हमारे एक्सपीरियंसेस पर ही आधारित है, लेकिन यह नॉलेज हमें हमारे सिचुएशंस को फेस करने की एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग मिलती है और हमारी ये समझ बहुत ही सीमित रहती है। हर व्यक्ति हर सिचुएशन को तो नहीं फेस करता ना संगत जी, और यह प्रैक्टिकल हो भी नहीं सकता।
हर इंसान अलग अलग परिस्थितियों को झेलता है और उसके अनुसार ही उसके अंदर वो नॉलेज उसी एरिया में, उसी स्पेसिफिक एरिया में डेवलप हो जाती है। लेकिन गुरुजी की नॉलेज, उनकी शक्ति अपरंपार है। वो हमारे पास्ट को जानते हैं और फ्यूचर को भी, और वो हमेशा ही इंश्योर करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि हमें हमारे फ्यूचर में सब कुछ मिले। गुरुजी ने डिसाइड कर लिया था कि मेरी मैरिज कब होनी है। आरती आंटी आगे बताती हैं, और उन्होंने ये बात मेरी मम्मी को 6 साल पहले ही बता दी थी। लेकिन मेरी मैरिज तो बहुत ही फास्ट पेस पे हुई, जिसको सोचकर कि आज भी हैरानी होती है। अप्रैल के शुरू में गुरुजी ने मेरे फादर से पूछा कि क्या मेरी मैरिज के लिए कोई प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन है, क्या कोई रिश्ते की बातचीत चल रही है। तो मेरे फादर ने गुरुजी को कहा कि एक रिलेटिव ने एक प्रपोजल तो बताया है, लेकिन हमने अभी तक कुछ बात नहीं चलाई, क्योंकि अभी वो मैरिज के बारे में सोच ही नहीं रहे थे। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, अब तुम इस रिश्ते के बारे में सीरियसली सोचो और बात करो। तो मेरे फादर ने बातचीत शुरू की। जिनसे मेरे रिश्ते की बात चल रही थी वो स्वीडन में पोस्टेड थे और 16 अप्रैल को एक मंथ की एनुअल वेकेशन पर इंडिया आने वाले थे। तो हम दोनों की फैमिलीज ने डिसाइड किया कि 17 अप्रैल को हम सब मिलेंगे। अब 17 अप्रैल को हम सब फैमिली मेम्बर्स, मेरी साइड से भी और मेरे होने वाले हस्बैंड की साइड से भी मिले, और कुछ ही घंटों में सारा माहौल खुशनुमा हो गया। सारी अरेंजमेंट्स उसी वक्त की गई और हमारी पहली ही मुलाकात में रिंग सेरेमनी हो गई, और विद इन ए कपल ऑफ डेज मैरिज की डेट 30 अप्रैल को डिसाइड भी हो गई। अब तो जी मेरी शादी की तैयारियां वॉर फुट लेवल पे बहुत ही तेजी से होने लगी, और संगत जी 30 अप्रैल को मेरी शादी हो गई। मैरिज पर गुरुजी फिजिकली तो नहीं थे, पर मैरिज पर सबने उनकी प्रेजेंस को फील किया। डेकोरेशन, फूड, एम्बियंस, सब कुछ गुरुजी की ग्रेस को प्रूव कर रहा था। आरती आंटी का सत्संग आगे चलता हुआ आईफल टावर तक पहुंच गया। वो आगे सत्संग में कहती हैं, मेरे हस्बैंड को मई मिड में वापस स्वीडन में ऑफिस ज्वाइन करना था और उनकी टिकट बुक्ड थी ऑलरेडी, लेकिन मुझे वो साथ लेकर के नहीं जा सकते थे। उनके लिए ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि 15 दिन में मेरा पासपोर्ट और वीज़ा अरेंज होना इम्पॉसिबल था। तो मेरे लिए जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन लगाई गई वीज़ा के लिए, लेकिन स्वीडिश एम्बेसी ने बताया कि सारी एप्लीकेशंस स्वीडन जाती हैं अप्रूवल के लिए और तभी वीज़ा दिया जाता है। तो जो उनके हस्बैंड सुशील हैं, उनको अकेले ही स्वीडन जाना पड़ा, क्योंकि उनका प्रोग्राम चेंज नहीं हो सकता था, ऑलरेडी टिकट्स बुक थी। अब स्वीडन जाकर सुशील ने भी मेरे वीज़ा के लिए एम्बेसी में बात की, ताकि प्रोसेस को स्पीड अप किया जाए। अब 1 महीना बीत गया। फर्स्ट वीक ऑफ जून में मुझे महसूस हुआ कि मुझे 1 वीक में वीज़ा को मिल जाएगा। अब 16 जून की रात के लिए मेरा जो एयर टिकट था वो बुक हो गया, और मेरा काउंटडाउन जो है शुरू हो गया। लेकिन 16 जून को हमारा जो विज़िट था वो बेकार हो रहा था, क्योंकि एम्बेसी में उन्होंने वीज़ा नहीं है यह कह करके मना कर दिया। अब हम सब फिर से उदास हो गए, फिर से परेशान हो गए। तो मैंने अपने फादर को बताया कि मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा है, तो अगर वीज़ा नहीं मिलता है तो फिर से डिले हो जाएगा। तो मेरे फादर ने कहा कि ठीक है, मैं देखता हूँ। लेकिन कुछ ही घंटों में वीज़ा एम्बेसी के ऑफिसर ने मुझे वीज़ा हैंड ओवर कर दिया। अब मैं बहुत ही खुश थी और बहुत ही ज़्यादा हैरान भी, और मैंने ये न्यूज़ अपने घर पे अपने पापा को दी। तो उनको ये सुनकर के कोई हैरानी नहीं हुई, कोई सरप्राइज नहीं हुआ। उन्होंने कहा, तुम्हारी कॉल आने से पहले ही करीब 15-20 मिनट पहले ही गुरुजी ने उन्हें मेरा वीज़ा सैंक्शन होने के बारे में बता दिया था।
मैंने रियलाइज़ किया कि बिना गुरुजी की इंटरवेंशन के वीज़ा मिलना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। गुरुजी का प्यार, उनका असीमित दुलार, जो एक सोर्स है और उनकी महिमा का कोई और छोर नहीं है, वो फिर से उसका एक और प्रूफ मुझे मिल गया। उनका प्यार और उनकी कृपा किसी भी बाउंड्री से या किसी भी फिजिकल बैरियर से, मतलब कि भौतिक जगत की जो लिमिटेशंस हैं उसमें बंधे हुए नहीं हैं। वे हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बिना किसी रोक टोक के देख सकते हैं और अपने शिष्य की एक कॉल पर डिस्टेंस को पार करके मदद करते हैं। आज गुरुजी चाहे हमारे साथ फिजिकल रूप में नहीं है, लेकिन उनकी प्रेजेंस को हम सब महसूस करते हैं। हम सब। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। स्वीडन में मैंने और मेरे हस्बैंड ने पेरिस जाने का प्लान किया वीकेंड पर। तो जब हम आईफल टावर के फर्स्ट फ्लोर पर थे तो गुरुजी की स्ट्रॉन्ग रोज़ी फ्रैग्रेंस फील हुई। मैं बड़ी ही खुश हुई और अगले दिन डैड से बात हुई तो वो कॉल पर तो वो कहने लगे कि गुरुजी तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। और संगत जी, यह वही टाइम था जब मैं आईफल टावर पर उनकी खुशबू पेरिस में फील कर रही थी। हाउ वंडरफुल। गुरुजी के साथ हुए अनुभव बहुत हैं और मुझ जैसी के लिए तो ऐसे हैं कि जैसे किसी गूंगे को पूछा जाए कि मिठाई का स्वाद कैसा है, तो गूंगा कैसे बता सकता है। वो तो गूं गूं करके कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता ना। कोई शब्द ये बयान नहीं कर सकता कि वो क्या है और मेरे लिए उनके होने के क्या मायने हैं। मैं सिर्फ गुरुजी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मेरा हाथ हमेशा पकड़ कर रखें, जैसा कि उन्होंने हमेशा किया है जब वो फिजिकल फॉर्म में 1-to-1 एसोसिएट होते थे। कहते हैं कि पारस लोहे को गोल्ड में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन गुरुजी तो एक बेकार पत्थर को भी हीरे में बदल देते हैं। बस चाहिए तो विश्वास और डिवोशन। आपको मेरा ये गुरुजी को शुक्राना करने का प्रयास कैसा लगा? आप भी संगत जी अगर अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। या फिर आप मेरी ईमेल आईडी पर भी पीडीएफ फॉर्मेट या एमपी3 फॉर्मेट में आप मुझे भेज सकते हैं। ईमेल आईडी भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। गुरुजी का मैं जितना शुक्राना कर सकूं उतना ही कम है। मेरी इस कोशिश में आप भी हिस्सेदार बनिए संगत जी, क्योंकि सत्संग सुनाने का और सत्संग करने वाले का दोनों को ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स, उनके शरण, उनका सहारा और उनका प्यार मिलता है। सत्संग को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे भी सत्संग सुनने को मिलते रहे। मेरा मन अभी भी गुरुजी के गुणगान करने से नहीं भरा है, लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा, वरना आप बोर हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए सत्संग के साथ। गुरुजी के चरणों में जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लख लख वार शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी।